नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शुरुआत करते हैं जरा राजनीतिक चुनावी खबरों से। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव आप जानते हैं 18 सितंबर से यह सिलसिला शुरू होगा। 3 चरणों में वोटिंग होनी है और इसी को लेकर अभी की बहुत बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की नई लिस्ट जारी की जा सकती है। यह बड़ी खबर है। आज सुबह आप जानते हैं बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। अब थोड़ी देर में जम्मू कश्मीर के लिए एक नई लिस्ट जारी करेगी बीजेपी। अमित शाह के घर पर बैठक चल रही है जिसमें बड़ा फैसला लिया जा रहा है। थोड़ी देर में जम्मू कश्मीर के लिए उम्मीदवारों के नाम की एक नई लिस्ट जारी की जाएगी। आज सुबह बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 44 उम्मीदवारों के नाम वाली लिस्ट जारी की गई थी और ऐसे में अब नई लिस्ट जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव उम्मीदवारों के नाम की, इसी को लेकर और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे आप देख रहे हैं इस समय मौजूद हैं। नीरज, 44 के अलावा और नाम उम्मीदवारों के जिनका ऐलान किया जाएगा या अभी तक जो 44 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है उसी लिस्ट में फेरबदल करके नई लिस्ट जारी होगी? देखिए रोमाना, आज जो सुबह 44 लोगों की लिस्ट जारी की गई है, दरअसल कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले फेज की ही सीट जारी करना चाहती थी, लेकिन गलती से तीनों फेज में के कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो गई है। तो 44 नामों की लिस्ट तो बाहर आ गई, चूँकि मेल पे भी आ गई थी, उनके ग्रुप पे भी आ गई थी, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने उस लिस्ट को ग्रुप से हटाया है और ये कहा है कि थोड़ी देर में शायद वो अपडेटेड लिस्ट नई जारी करेंगे। तो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी देर में एक नई लिस्ट जारी कर सकती है और जिसमें जो अभी 44 नाम आए हैं उन्हीं में से कुछ नामों को जोड़कर या कुछ नाम काट कर अपडेट करके जो जैसा बैठक में दौरान जो निकल कर आएगा, जो आपस में बातचीत के दौरान तय होगा वो किया जाएगा। लेकिन अभी इतना तो तय है कि जो पहली लिस्ट जारी हुई थी उसमें कुछ बदलाव संभव है। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। थोड़ी देर पहले, अभी मैं जहाँ पे हूँ, दरअसल ये गृह मंत्री अमित शाह जी का आवास है। थोड़ी देर पहले यहाँ एक बड़ी बैठक चल रही थी। मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं वो निकले हैं। इसके अलावा तरुण चुग जो राज्य के प्रभारी हैं, महासचिव हैं, वो निकले हैं बैठक से। माना जा रहा है अभी अमित शाह के आवास में कुछ और लोग मौजूद हैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले, थोड़ी देर में वो भी निकलेंगे। तो क्या कुछ डिसाइड हुआ है, क्या कुछ निर्णय लिया गया है, इन सभी चीज़ों के बाद पता चलेगा कि नई लिस्ट में क्या बदलाव होंगे। कुछ नाम ऐड होंगे या कुछ नाम कटेंगे या बिल्कुल अपडेटेड लिस्ट आएगी या बिल्कुल नई एक लिस्ट आएगी, संशोधित लिस्ट। वो सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर में तय हो जाएंगी। लेकिन अब सवाल तो ये बड़ा हो जाता है ना कि अगर इस तरीके का बदलाव होगा तो फिर ये चूक कैसे हो गए? क्योंकि बीजेपी तो 24/7 और इलेक्शन मशीनरी ऐसी मानी जाती है जिसमें चुनाव की रणनीति को लेकर तो कम से कम किसी तरीके का कोई गुफअप होता नहीं है। और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि शुरुआत में कोशिश ये थी कि फर्स्ट फेज में जहां पर वोटिंग होनी है सिर्फ उन्हीं के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाए। तो ये जो इतनी गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से ये लिस्ट वापस ले ली गई है और अब नई लिस्ट आने की उम्मीद की जा रही है, तो ये कैसे हो गया? किस स्तर पर हो गई ये चूक? देखिए, राजनीति में कई बार कुछ चीज़ें करने के बाद लगता है कि उसके लिए और प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। तो राजनीति में इसे आप चूक कह सकती हैं, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी का भी पार्ट हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट ज़रूर आउट की 44 लोगों की, लेकिन कई बार लिस्ट आने के बाद भी कुछ रिएक्शंस आते हैं और उसके बाद उसमें लगता है कि नहीं, ये इसको और अपडेट किया जा सकता था या इसको और अच्छा किया जा सकता था। तो इसके तहत कई बार प्रिकॉशन लिए जाते हैं। तो भाजपा भी उस पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी भी कोशिश यही है कि समय रहते चीजों को सुधार लिया जाए और अभी कोई बहुत देर हुई नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है आप जो बात कह रहे हैं ना कि कई बार रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है कि एक बार कोई दाव चलकर देख लिया जाए और फिर अगर लगे कि इसका खमियाजा ना भुगतना पड़ जाए तो फिर उस दाव को लेकर हाथ वापस पीछे खींचे जा सकते हैं वक्त रहते। दरअसल यहां पर वो दाव जिसका जिक्र नीरज कर रहे हैं, वो दाव क्या था बीजेपी का, ये जरा समझिए। इस बार बड़े नामों को टिकट नहीं दिया गया। इसमें निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, दोनों बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं जम्मू कश्मीर में, इन दोनों को टिकट नहीं मिला। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस समय मौजूद हैं और जरा उन्हीं से समझते हैं कि ये नाराजगी 44 उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद अजय बढ़ती जा रही थी जम्मू कश्मीर बीजेपी में, इसी वजह से ये साइड इफेक्ट देखा जा रहा है कि 44 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट वापस ले ली गई है और नई लिस्ट की बात कही जा रही है।
देखिए रोमाना, सिर्फ कविंद्र गुप्ता अभी भी होपफुल हैं कि शायद उन्हें कहीं अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि परिसीमन के बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं सीटों में। तो केवल कविंद्र गुप्ता या निर्मल सिंह की बात नहीं है। अगर मैं गिनाऊं, बाली भगत यहाँ बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी के, उनके साथ साथ चौधरी सुखनंदन है, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो ऐसे करीब आधा दर्जन नेता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बीजेपी को दी है, आरएसएस को दी है। इन सब का नाम कटना, और सबसे बड़ी बात कि दूसरी पार्टियां, न केवल एनसी, न केवल पैंथर्स पार्टी, बल्कि कांग्रेस के लोगों को उनकी जगह अकोमोडेट करना, यह सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहां पर बीजेपी लीडरशिप जो स्टेट की है वो उठा रही है। मेरे कुछ नेताओं से बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, उनका साफ ये कहना था कि हमने तो अपनी पूरी जिंदगी बीजेपी को दी, लेकिन जिनको अकोमोडेट किया है उनका बीजेपी में रोल क्या है, यह सवाल वो उठा रहे हैं। हालांकि कैमरे पर आने से बच रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं। एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि यहां क्या ऑर्फेनेज खुला है कि आप बुजुर्गों को आकर यहां पर अकोमोडेट करें, टिकट कीजिए, और काम जो है वो जमीनी स्तर के नेता कर रहे हैं जिन्हें इस लिस्ट में इग्नोर किया गया है। तो इस तरह की बातें यहां उठ रही हैं, और लगातार मुझे लगता है जो सबसे बड़ा कारण है, जो दर्जन भर, आधा दर्जन जो नेता हैं, जो एमएलए रहे हैं, जो पिछले 20, 25, 30 साल से बीजेपी से जुड़े हैं, उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं अगर महंगी ना पड़ जाए, इसके चलते मुझे लगता है कि इस लिस्ट को होल्ड किया गया है। और जिस तरह से दूसरी पार्टियों के नेताओं को यहां लाया गया, उन्हें टिकटें दी गई, यह भी एक नाराजगी का बड़ा सबब है रोमाना। बिल्कुल, और अब यही उम्मीद की जा रही है, इसी वजह से इस लिस्ट को होल्ड कर लिया गया है, और अब नई जो उम्मीदवारों के नाम की सूची है बीजेपी की तरफ से वो जारी की जाएगी, उसका इंतजार है। और इस बीच जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन, आप जानते हैं दोनों पार्टियों में गठबंधन हुआ है, लेकिन इससे जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच 2 सीटों को लेकर पेच फंस गया है। कांग्रेस दरअसल 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस 35 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को 35 सीटें ही देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारी है। कांग्रेस 37 सीटों पर दावेदारी पेश कर रही है। 2 सीटें ऐसी जिसको लेकर मामला फिलहाल फंसा हुआ नजर आ रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस समय मौजूद हैं। जैनेंद्र कुमार आप देख रहे हैं, आसिफ कुरैशी आप देख रहे हैं। जरा जल्दी से पहले जैनेंद्र का रुख करते हैं और जानते हैं जैनेंद्र से, कांग्रेस का खेमा 37 सीटों पर दावेदारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस 35 सीट देने को तैयार। आखिरकार 2 सीटों का ये मामला इतना उलझता हुआ क्यों नजर आ रहा है जैनेंद्र? बिल्कुल, देखिए रोमाना, बात बेशक 2 सीटों की है, लेकिन कांग्रेस का जो दावा है वो अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर हम पहले चरण की बात करें तो 24 सीटें हैं, उसमें से कांग्रेस ने 10 सीटों पर लड़ने की तैयारी की हुई थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के दबाव में कांग्रेस ने अपना दावा 10 से घटाकर 8 पर किया। हालांकि 8 सीटें भी देने को नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है तैयार नहीं है। हमारे सूत्र बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे कश्मीर रीजन में कांग्रेस को 5 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस कम से कम 7 सीटें जो है वो चाहती है, और पेंच भी कश्मीर रीजन में ही फंसा हुआ है। जम्मू को लेकर के कोई पेंच नहीं फंसा हुआ है। लेकिन कांग्रेस जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि कम से कम 37 सीटें उसे जरूर मिले, पहले चरण में कम से कम 8 सीटें उसे जरूर मिले। और यही वजह है कि चूंकि बात नहीं बन पाई है, आखिरी दौर की बातचीत और महत्वपूर्ण बातचीत के लिए दिल्ली से केसी वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद श्रीनगर पहुंचे। अब से कुछ देर में उनकी मुलाकात नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप से, यानी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से हो सकती है। और अगर बात बनी तो फिर इसके बाद सीट बंटवारे का जो तस्वीर है उसका ऐलान कर दिया जाएगा और उम्मीदवारों का ऐलान भी तुरंत हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस कोई बड़ा डिसीजन भी ले सकती है। मेरे साथ मैं लौटूंगी आपके पास। आसिफ कुरैशी का रुख करते हैं। आसिफ, अभी जब मुलाकात हुई थी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे श्रीनगर पहुंचे थे और वहां पर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की थी। उसके बाद यही कहा गया कि बड़े दिल के साथ और सीट बंटवारे को लेकर किसी तरीके की कोई अड़चन आएगी नहीं, लेकिन अब मामला यहां पर 2 सीटों पर आकर फंसा हुआ है। ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है इन 2 सीटों का जिसको लेकर ये पेच फंस रहा है? कौन सी 2 सीटें, कुछ जानकारी मिल पा रही है आसिफ कुरैशी? रोमाना, देखिए, जहां तक हमारे सूत्रों का कहना है कि 2 से ज्यादा सीटों पर यह पेच फंसा हुआ है। जानिंद ने भी बोला कि जम्मू क्षेत्र में गठबंधन हो चुका है पूरी तरीके से, लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में पहले चरण में चुनाव को जाने वाली कम से कम 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है, क्योंकि उनकी पार्टी में जो नेता है वो बगावत करने की धमकी दे रहे हैं। इनमें प्रमुखता एक तो बानेहाल की सीट है, जहां पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो
उम्मीदवार रहे थे सज्जाद शाहीन, जिनको पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वकार ने हराया था, लेकिन उसके साथ साथ इंद्रवाल की एक सीट है जम्मू क्षेत्र में, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्थानीय उम्मीदवार हैं मैदान में आना चाहते हैं और गठबंधन मानने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन प्रमुखता कश्मीर घाटी की बात करें तो जिन सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो पेच फंसा हुआ है उनमें सबसे प्रमुख सीट है पुराने शहर की हब्बा कदल सीट। हब्बा कदल सीट के बारे में बता दूं कि ये वो सीट है जिसमें कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडितों के वोट हैं, यानी तकरीबन 17,000 से ज्यादा वोट यहाँ पे कश्मीरी पंडितों के हैं। 1 लाख के में से 17,000। तो कांग्रेस अपने एक कश्मीरी पंडित नेता के लिए, रमन मट्टू के लिए ये सीट चाहते हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने ये सीट हमेशा से ही जीती है किसी भी हाल में ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं। इसी तरीके से अब के जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं तारिक हमीद कर्रा, उनके लिए कांग्रेस नेता जो पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर, आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ किस तरीके से बात बन पाएगी, नहीं बनेगी, क्या होगा, नजर बनाकर रखिएगा। आसिफ कुरैशी, जैनेंद्र, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का मैं रुख कर रही हूं। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद हैं कंगना रनौत, उनका एक बयान और उसी बयान पर अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने निशाना साध दिया है, कह रहे बीजेपी वालों को किसानों से इतनी नफरत क्यों है, बीजेपी ने हमेशा झूठ, फरेब, साजिश की राजनीति की, यह कहना है रणदीप सुरजेवाला का। अन्नदाताओं पर कंगना ने अनर्गल आरोप लगाए। क्या कंगना के शब्द थे या कॉपी किसी और ने लिखी? देखिए किस तरीके से कंगना के शब्दों के जरिए निशाना सीधे सीधे बीजेपी पर साधते हुए अपने इस बयान के जरिए रणदीप सुरजेवाला नजर आ रहे हैं। तो आपके मन में ये बात आ रही होगी कि आखिर कंगना ने वीडियो में क्या कहा, किसान आंदोलन को लेकर क्या बोला। एक बार सुप्रिया शिनेत की ओर से पोस्ट किए गए कंगना का वो बयान सुनिए पहले। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों का, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो ये वो बयान कंगना रनौत का, जिसके बाद अब कांग्रेस के निशाने पर कंगना रनौत और पूरी बीजेपी आ गई है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। झारखंड को लेकर एक बार फिर से हलचल बढ़ रही है। चंपाई सोरेन एक बार फिर दिल्ली पहुंचे हैं। एबीपी न्यूज से उन्होंने कहा है जल्द अगली रणनीति बताऊंगा। चंपाई सोरेन आप जानते हैं पिछले दिनों जब दिल्ली आए तो जोरदार कयास लगे कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि चंपाई सोरेन की तरफ से कहा गया कि उनके पास 3 विकल्प हैं, राजनीति से संन्यास ले लें, अपनी पार्टी बना लें, किसी दोस्त के साथ चले जाएं। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिरकार एक बार फिर जब चंपाई दिल्ली आए हैं तो फिर अब की बार उनकी मंशा क्या है, अब की बार उनकी रणनीति क्या है, जिसको लेकर वो कह रहे हैं जल्द अगली रणनीति बताऊंगा। अब से चंद महीने बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में चंपाई का जो भी अगला कदम होगा झारखंड की राजनीति के लिहाज से वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, आंका जा रहा है। आगे बढ़ रही हूं मैं चंपाई सोरेन को लेकर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं मैं चाहता हूं चंपाई सोरेन बीजेपी में आ जाएं, चंपाई बीजेपी को और ताकत दें। ये कहना है हेमंत बिस्वा शर्मा का। लीजिए हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से सीधे सीधे निमंत्रण, न्योता जो चंपाई सोरेन को दिया जा रहा है, सुनिए। चंपाई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते है। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूं आज तक।
5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता हूं। लेकिन मुझको लगता है अभी समय आ चुका है थोड़ा बहुत राजनीति का बात भी करना। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। नीरज हमारे साथ मौजूद है, जरा जानते हैं नीरज पांडे से। एक तरफ हेमंत बिस्व शर्मा का ये खुला न्योता चंपाई सोरेन को, और साथ ही साथ चंपाई सोरेन का दोबारा दिल्ली आना। अब की बार क्या है अंदर की खबर? इस बार क्या बीजेपी ज्वाइन करने ही वाले हैं नीरज? रोमाना देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा बहुत ही पॉलिश्ड लीडर हैं और उनके बयान को अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने एक तरफ से ये भी बोल दिया कि मैं उनके टच में हूँ, उनसे मेरी बातचीत होती है, लेकिन पॉलिटिकल बात नहीं होती है। जब दो राजनेता फ़ोन पे बात कर रहे हो या मुलाकात कर रहे हो या बातचीत हो रही, तो राजनीति के अलावा कोई बात होती नहीं है, क्योंकि उनके पास और बात करने का कोई वो भी नहीं होता। तो एक तो ये तो कि हेमंत बिस्व शर्मा जो बोल रहे हैं उसमें भी राजनीति है, तो ये तय हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लगातार संपर्क में हैं। और आज वो जब दिल्ली आए हैं तो दिल्ली में हो सकता है कि वो भाजपा के एक सीनियर लीडर से समय मांगे मिलने का, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार कोई समय तय नहीं हुआ है। अगर समय तय होता है तो वो अगला अपडेट होगा। लेकिन इतना भी ये भी सही है कि चंपाई सोरेन के पास जो दो रास्ते हैं, या तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं, क्योंकि अब उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहना बहुत ज़्यादा दिन तक संभव नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लाइन ली है और जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है, उसके बाद से ये तय हो गया है कि उन्होंने अपने लिए एक नया रास्ता चुन लिया। अब वो रास्ता नई पार्टी का होता है या भारतीय जनता पार्टी होता है, इसमें भी वो चूंकि पॉलिटिकल आदमी हैं तो अपने लिए जो सही होगा, यानी बार्गेनर हैं, पुराने पॉलिश्ड पॉलिटिशियन हैं चंपाई सोरेन, तो उनको जो अपने लिए बेहतर मुफीद होगा, यानी उनको अगर बीजेपी में लगेगा कुछ बड़ा हमको फ़ायदा मिल रहा है, हमको कल के पद अच्छा मिल जाएगा, हमको अच्छी सीटें मिल जाएंगी, हमारे लोगों को सीटें मिल जाएंगी, तब तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएंगे। लेकिन अभी ये जो समय है ये बार्गेन का समय है, और मुझे ऐसा लगता है दिल्ली जब वो आए हैं तो इसी मर्जी से आए होंगे कि कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि दूसरी बार दिल्ली आए हैं चंपाई सोरेन, और ऐसे में अब की बार क्या रहने वाला है चंपाई सोरेन का अगला कदम। नजर रहेगी हमारी। बहुत धन्यवाद आपका नीरज पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। मैं अगली खबर का रुख कर रही हूं। अगस्त देखिए बीतने को है, लेकिन आसमानी आफत का सितम जो है वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बारिश का ये यू टर्न है, और इसका सबसे ज्यादा असर इस समय देश के जिस राज्य पर पड़ रहा है वो दरअसल गुजरात है, जहां सबसे ज्यादा बारिश की मार इस समय पड़ रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, गुजरात के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें, अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें, जहां पर बारिश ने जो कहर बरपाया है वो आप देख रहे हैं। आप वलसाड़, अहमदाबाद, राजकोट, मोरबी, नवसारी की तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से हर तरफ जल तांडव नजर आ रहा है। ये जल का प्रहार है जिसकी वजह से जिंदगी मुश्किल में घिरी नजर आ रही है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं। इन अलग अलग तस्वीरों में पानी की विनाश लीला कैद है। आगे बढ़ेंगे, इन हालात से आपको रूबरू कराएंगे। जल की कैद में कैसे जिंदगी है, इसकी एक एक तस्वीर मैं आपको आगे विस्तार से दिखाऊंगी। लेकिन पहले गुजरात में बारिश के अलर्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट है, वो जरा जानते चलिए। गुजरात के 8 जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिले हैं गुजरात के जहां बारिश का रेड अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है। और ये कौन कौन से हैं? वडोदरा में, अमरेली में, भावनगर में, भरूच में रेड अलर्ट है। सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड़, दक्षिण गुजरात, यहां पर भी रेड अलर्ट है। और जरा तस्वीरें अब विस्तार से आपको दिखाते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वडोदरा की तस्वीर देख रहे हैं आप। सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। सड़क तो पता नहीं यहां कहां है। देखिए जरा किस तरीके से घुटने घुटने भर पानी, और ये जो गाड़ियां हैं उनके पूरे के पूरे पहिए पानी में डूबे हुए, इतना पानी यहां भरा हुआ है। सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। सुबह से जोरदार बारिश हो रही है और उसी का नतीजा है कि ऐसी तस्वीरें वलसाड़ से सामने आ रही हैं। शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से परेशानी बढ़ गई है। हमारे सहयोगी हैं लॉरेंस परमार, उन्हीं की वडोदरा से एक ग्राउंड रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं। शहर में भारी बारिश के चलते कई इलाके में पानी देख सकते हैं, जल भराव की स्थिति है। और सामने ये जो कैमरामैन परेश भाई धोलकिया दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह लोग आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सामने जो गाड़ी देख रहे हैं, ये जो रावपुरा का ये इलाका है, ये सामने से जो जुबली बाग मंगल बाजार का इलाका है, वहां से ये सामने लाल गाड़ी जो आ रही है दिख रही है।
पूरी तरह से पानी के अंदर थी, अब जाके कुछ बाहर निकली है। उसकी आप लाइट देख सकते हैं, आगे लाइट भी बंद हो गई थी। तो जिस तरह का स्थिति बड़ौदा के अंदर देखने को मिल रहा है, कई इलाके में पानी भरा है। और आप देख सकते हैं कि अभी रावपुरा जो इलाका है उसके अंदर जो पानी लगातार दिख रहा है। लोग रिस्क लेके यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पुलिस ने आगे जो है रास्ता बैरिकेड लगा के बंद इसलिए किया है क्योंकि इतना जो जल भरा हुआ है, साथ में इस इलाके में जो वाटर लॉगिंग की समस्याएं हो रही है, पानी भर रहा है और उसके चलते यहाँ पर लोगों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर भी कई लोग आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर युवा लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ौदा की बात करें तो पिछले 4 घंटे में 3.5 इंच से ज़्यादा पानी गिरा है। जो बारिश हुई है उसके चलते कई इलाके के अंदर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कैमरामैन परेश धोड़का के साथ लॉरेंस परमार, एबीपी न्यूज़, वडोदरा। और देखिए, वडोदरा के हालात तो आपने देख लिए। अब जरा अहमदाबाद की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये जो तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो अहमदाबाद से आई हैं। देखिए जरा अहमदाबाद कैसे पानी में डूबा हुआ, कई हिस्से अहमदाबाद के, वहां पर इस समय ऐसी ही हालत है। लबालब सड़कें नजर आ रही हैं और सड़कों पर ऐसा लग रहा है जैसे जल कर्फ्यू लग गया है। देखिए कितना कम मूवमेंट इस समय, दिन के समय यहां अहमदाबाद में नजर आ रहा है। जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है वही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूं जरा अहमदाबाद से, हमारे सहयोगी हैं कुशांक सोनी, उन्हीं की एक रिपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद में बीती रात से 5.5 इंच बारिश के चलते पूरे जनजीवन पर इसकी असर देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के विजलपुर इलाके में, जहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि जो लोग हैं वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, उस तरह की स्थिति है। ये देखिए पूरे अहमदाबाद में नज़ारा कुछ इस तरह का है, क्योंकि जिस तरह से बारिश गिर रही है और जो पानी है उसके निकाल के लिए उसके जाने की कोई सिस्टम है वो अभी एक्टिव ना होने के चलते पूरा अहमदाबाद है वो इस वक्त बारिश के पानी के बीच फंसा हुआ देखने को मिल रहा है। अब तक बात की जाए तो अहमदाबाद में सुबह से तकरीबन 4 बजे से लेकर जो बारिश का जो रेशियो है वो लगातार बढ़ रहा है। और तो ये सैलाब किसी स्थिति देख रहे हैं आप, ऐसा सैलाब जिसकी वजह से आफत बेहिसाब। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दिन भर और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। आइए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। एक बड़ा अपडेट, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की नई लिस्ट जारी हो गई है। 15 सीटों पर पहले चरण की उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है और जो पहले चरण के 15 प्रत्याशी हैं उनके नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि जो पहली लिस्ट है बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए वो जारी कर दी गई है और पहले चरण की जो 15 सीटें हैं उन पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं है। हालांकि पहले एक लिस्ट जारी की गई, उसे वापस लिया गया, उनमें से नाम हटाए गए, लेकिन अब नई लिस्ट का इंतजार था वो सामने आ चुकी है। 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। नई लिस्ट बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जारी कर दी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, पहले फेज के लिए ये नामों का ऐलान किया गया है, सिर्फ पहले फेज की 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। देखिए, मैं पिछले लाइव में मैंने यही बात बोली थी कि भारतीय जनता पार्टी से गलती ये हो गई कि शायद उन्हें पहले फेज का ही जारी करना था, लेकिन गलती से रिलीज हो गई तीनों फेज की लिस्ट। यही बदलाव, यही जो दिक्कत थी, इसी को लेकर हाय तौबा मची और पार्टी के अंदर सुबह से चर्चा शुरू हुई। थोड़ी देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अमित शाह के आवास में पहुंचे। मैं भी अभी अमित शाह के आवास में ही हूँ, के बाहर हूँ। और थोड़ी देर पहले ही मनोज सिन्हा, तरुण चुग, अभी देवेंद्र सिंह राणा, ये जो नाम हैं जो जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़े हुए बड़े नाम हैं, ये सब लोग अभी बाहर निकले हैं और निकलने के थोड़ी देर बाद ही फर्स्ट फेज की सूची 15 लोगों की जारी कर दी। वैसे अगर देखा जाए तो इस सूची में कोई बहुत बदलाव नहीं है, या किसी तरह बदलाव सिर्फ इतना है कि जो 44 लोगों की सूची थी उसे घटाकर सिर्फ 15 कर दिया गया है। यानी कि दूसरे चरण और तीसरे चरण के जो नाम थे उन्हें हटा दिया गया है और महज केवल और केवल 15 नाम जो फर्स्ट फेज के थे उन्हें ही जारी कर दिया गया है। तो उन 15 नामों को पहले भी जारी किया गया था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन चूंकि सेकेंड और थर्ड फेज को लेकर कई तरह की अपनी दिक्कतें आ रही थी, जैसे सबसे बड़ा जो समझ आ रहा था वो ये आ रहा था कि जो पुराने कुछ नेता हैं
कहीं ना कहीं उनमें रोष हो रहा था कि उनका टिकट काट के नए लोगों को दिया गया और ऐसे लोगों को दिया गया। जैसा कि हमारे अजय बाचलू जो जम्मू के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी ये बात बताई कि पुराने लोगों में ये इस बात का रोष। सर, ये जो मुझे मिला है, मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है, ये इस कसौटी पे जो मुझे उतारा गया है, मैं इस कसौटी पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। तो नया चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किश्तवाड़ से उतारा है, तो क्या कुछ लग रहा है आपको? कितने लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे? परिहार ब्रदर्स की किलिंग के बाद, चंद्रकांत जी की किलिंग के बाद कहीं ना कहीं किश्तवाड़ में सभी लोगों की जो है उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी पर ही डिपेंड थी, तो क्या लग रहा है आपको? जी, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे किश्तवाड़ के लोग इस किश्तवाड़ की बेटी को खुले दिल से अपनाएंगे। और ये इलेक्शन शगुन परिहार का नहीं, केवल अजीत परिहार, अनिल परिहार के परिवार का नहीं, ये इलेक्शन उन तमाम शहीदों के परिवार का है जिन्होंने देश की एकता, अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। ये इलेक्शन तमाम किश्तवाड़ वासियों का है जो किश्तवाड़ में अमन, सुकून और भाईचारा चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको इस सीट पे उतारा है, क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से चल रही हैं? परिवार में क्या कुछ माहौल था जब आपका नाम जो है वो सामने आया था? जी, भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझ पे ये विश्वास जताया है, ये संगठन जो है हमारा। और चलिए अब एक बार फिर से सीधा नीरज पांडे के पास चलते हैं। नीरज, ये जो 15 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हुई है, इसमें कुछ नए चेहरे भी हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो बीजेपी के पुराने चेहरों में गिने जाते हैं? कोई ऐसा बड़ा नाम इन 15 प्रत्याशियों की लिस्ट में? जी बिल्कुल, 15 प्रत्याशियों की लिस्ट में कई बड़े नाम हैं। खासकर अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा नाम है सुनील शर्मा, जो श्रीनगर के अध्यक्ष हैं, श्रीनगर के प्रभारी हैं। सुनील शर्मा मंत्री भी रह चुके हैं। सुनील शर्मा को आप पाडेर नागसैनी से टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। शगुन परिहार ज़रूर एक नाम है, महिला नेत्री हैं, यंग हैं और युवा होने के नाते उनकी थोड़ी फैन फॉलोइंग है उस क्षेत्र में और इसलिए उन्हें किश्तवाड़ से चुनाव लड़ाया जाएगा। बाकी सब ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कुछ ना कुछ काम करते रहे हैं। कुछ नए नाम हैं, जैसे अगर आप देखें तो करीब 12 ऐसे नाम हैं पूरी लिस्ट में। इसमें अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 करीब 8 नाम ऐसे हैं, 9 नाम ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ये पहली बार है कि जम्मू कश्मीर में देखा गया है कि मुस्लिम समुदाय के 9 लोग पहली लिस्ट में, यानी 15 लोगों की लिस्ट में 9 नाम तो सिर्फ मुस्लिम समाज से आते हैं। लेकिन चूंकि आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है पहली लिस्ट में, जिस तरह से घाटी और दूसरी तरफ दूसरे इलाके के सीटें हैं पहले जहाँ पे चरण के मुस्लिम 15 सीटों पर जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है नीरज, उसमें कोई बदलाव ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अब आने वाले जो 2 फेज के नामों के ऐलान होंगे उसमें हो सकता है बदलाव नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। देखिए, बड़ी खबर, आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। बांग्लादेश वाली गलती यहां पर नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, ये कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जाति और भाषा के नाम पर बांटने वालों से सावधान रहिए। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है।